हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिन बाद हम लोग सेकंड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए कि सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है और कोशिश करेंगे कि दिसंबर के लास्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरा का पूरा सेकंड टर्म को फिनिश कर दे। इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुका है और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो चुका है। और इकोनॉमिक्स मैंने मैक्रो को स्टार्ट किया, माइक्रो नहीं मैक्रो। माइक्रो का मेरे पास नोट्स अभी नहीं अवेलेबल है, तो जिसका अवेलेबल है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आएगा तो माइक्रो भी कर देंगे। दोनों पढ़ना है, कोई भी पढ़े तो उससे क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मनी और बैंकिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इस नोट्स को फॉलो करिए। ये तो बहुत थोड़ा सा पढ़ाएंगे, इसको ज़्यादा नहीं। अगला मेरे पास एक और नोट्स है, शॉर्ट नोट्स टाइप से, उसी से पढ़ाएंगे। इससे बस केवल इंट्रोडक्शन इसे लेंगे। बाकी एक अलग नोट्स मेरे पास है तो उससे पढ़ाएंगे, वहाँ से इंपॉर्टेंट दिया है। इसमें कुछ कुछ टर्म नहीं दिया है जो कि चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उसी को देखेंगे। और इस नोट्स में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ दे दिया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दिखा बताते चलूँ, ठीक है। एक भी टॉपिक छोड़ दूँ, लेकिन पढ़ना इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन इसमें बहुत ही अच्छा दिया है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ से देखेंगे, बाकी मैं अगला नोट से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम उसी नोट्स को भेजूँगा, इंट्रोडक्शन वाले को स्क्रीनशॉट लेकर एक पिक्चर भेज दूंगा, बाकी नोट्स वही जाएगा, ठीक है। तो क्या इसमें पढ़ना है देख लीजिए। पहला आपको पढ़ना है मनी के बारे में। मनी होता क्या है, मीनिंग एंड उसका फंक्शन, क्या कार्य है। फिर मनी सप्लाई क्या होता है, फिर कमर्शियल बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक भी पढ़ना होगा। मीनिंग एंड फंक्शन, और साथ ही साथ मीनिंग एंड फंक्शन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक दोनों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो भी आगे का होगा उसको भी देखते चलेंगे। चलिए, तो पहले मनी की आवश्यकता क्यों पड़ा, मनी क्या है, कैसे, आखिर बाटर सिस्टम क्या था, क्या हम लोग पहले मनी के बिना रह सकते थे, रहते थे कैसे, क्या था, तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है डिफिनेशन के साथ। मनी इज द, एक सेकंड, तो मनी क्या बोला डिफिनेशन, थोड़ा सा यहाँ पर पेंसिल एक वाले, हाँ चलिए ठीक है। मनी इज अ मैटर, मनी क्या है, कोई भी पदार्थ है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि आमतौर पर उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, जिससे कि हमारा वांट्स सेटिस्फाई होता है। वी नीड्स वेरियस कमोडिटी एंड सर्विस, वी कांट प्रोड्यूस आवर सेल्फ, जो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि हमारे नीड्स में होती है, जिसको हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मनी की आवश्यकता होती है, जिससे क्या करते हैं हम लोग अपने सर्विस को सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और सेटिस्फाई आवर वांट्स, वांट्स को सेटिस्फाई, वी नीड द वेरियस कमोडिटी, बहुत सारे कमोडिटी की आवश्यकता होती है हमें, एंड सर्विसेज को, जो कि मैंने खुद से उसको क्या बोलते हैं प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, इसलिए मनी की आवश्यकता होता है। मनी से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सो देयर इज ए नीड फॉर एक्सचेंज कमोडिटी, इसके लिए एक आवश्यकता पड़ता है, किसी कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए आवश्यकता है। प्रीवियसली देयर वाज ए सिस्टम ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी नोन है बार्टर सिस्टम। पहले क्या था, एक डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था, जिसको बार्टर सिस्टम के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। मनी के उस समय मनी नहीं था तो क्या बोलते थे, एक सामान दीजिए दूसरा सामान को खरीद लीजिए, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम तो आज तो पॉसिबल है नहीं, नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू अलाउ द बार्टर सिस्टम ड्यू टू वेरियस लिमिटेशन, बहुत सारी लिमिटेशन है। अब सामान देकर सामान खरीदना, अब हम लोग का आवश्यकता बहुत बढ़ गया। आज हम लोग जो भी स्टार्टिंग में क्या बोले कि क्या बोलते हैं, टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड्स वेरियस कमोडिटी, हमें बहुत सारे कमोडिटी आवश्यकता होती है। तो सारे कमोडिटी से कैसे हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, कमोडिटी एंड सर्विसेज की आवश्यकता होती है जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसको कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो बाटा सिस्टम के कोई भी आ जा सकता है, मनी रहेगा तो मनी से हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मनी की आवश्यकता हो गया। एंड इन मॉडर्न एज द मनी इज द ओनली सब्स्टिट्यूट फॉर बाटर सिस्टम, बाटर सिस्टम का एक ही सब्स्टिट्यूट है, सिर्फ और सिर्फ मनी। तो बाटर सिस्टम क्या होते थे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए ना, उसके बाद खत्म करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन को और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो बाटर सिस्टम रेफर टू ए सिस्टम, वैसे सिस्टम को बताता है बाई विच वन कमोडिटी एक्सचेंजेस फॉर अनदर कमोडिटी विदाउट यूज ऑफ मनी, बिना पैसा का यूज किए एक कमोडिटी से दूसरा कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे, उसी को बोला जाता था बार्टर सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है जो सरप्लस वीट, चलिए एक आदमी के पास ज़्यादा वीट है, ठीक है ना, हु वांट्स क्लोथ, जिसको आवश्यकता है कि क्या क्लोथ लेने के लिए, एंड ए वीवर है जो सरप्लस क्लोथ, एक वीवर है कपड़ा बुनने वाला, उसके पास एक्स्ट्रा क्लोथ है, ठीक। एंड हु वांट्स वीट, वो चाहता है कि क्या करें, गेहूँ उसको चाहिए। When the both person meet and exchange their goods, it is known as a barter system, और दोनों जब मिलेंगे और गुड्स को एक्सचेंज करेंगे तो इसको क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे। इन दिस वे द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ पर्सन आर मीट, इसी प्रकार दोनों का रिक्वायरमेंट मिलता था, ठीक है ना। तो बार्टर सिस्टम ये ऑल्सो नोन कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम का एक और नाम था कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। तो आइए इकोनॉमी में देखते हैं कि आखिर
डिफ़िकल्टी ऑफ बाटा सिस्टम की क्या क्या परेशानियाँ थी, आज बाटा सिस्टम को क्यों नहीं एडॉप्ट कर पाए, उस समय बहुत सारी परेशानियाँ थी, ठीक है ना। इसीलिए मनी आया कि हमारे पास तो वांट्स तो बहुत है, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कमोडिटी एंड सर्विस की आवश्यकता होती है, तो सारे कमोडिटी और सर्विस को कैसे एक्सचेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए मनी की आवश्यकता हो गया है। तो आगे देखिए कैसे क्या है डिफ़िकल्टी वगैरह। पहला है लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस कहने का मतलब कि अभी जो देखे हम लोग कि एक वीवर है एक फार्मर है, तो दोनों को मिलना तो वही कमी होता था, दोनों मिल नहीं पाते थे, किसका क्या आवश्यकता है ना, तो ले कमी था डबल कोइंसिडेंस का। क्या है देखिए यहाँ पर डिफिनेशन में कि बाटा सिस्टम कैन ओनली वर्क व्हेन द बोथ पर्सन आर रेडी टू एक्सचेंज। दोनों एक्सचेंज होंगे तो ईच अदर गुड्स, दोनों कहेंगे तो ना हमको बेचना है खरीदना है, तभी ना होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए बट दिस टाइप ऑफ डबल कोइंसिडेंस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लेकिन यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि दोनों की आवश्यकता हो कि हमको गेहूँ लेना है, आपको कपड़ा लेना है, तो दोनों मिलेंगे, दोनों को आवश्यकता क्या बोलते हैं, दोनों राजी हो गए तब ना कि हाँ हमको करना है, तो ऐसा नहीं हो पाता था। फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए फार्मर, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि किसान है, वीवर है एंड शू मेकर इन द कंट्री। तीन चीज़ यहाँ पर है, किसान है, वीवर है कपड़ा बुनने वाला, शू मेकर है जूता बनाने वाला, ठीक। हु प्रोड्यूस वीट्स क्लोथ एंड शू रिस्पेक्टिवली, जो कि फार्मर आपका वीट करता है, वीवर क्लोथ एंड शू रिस्पेक्टिवली दोनों अपना पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो फार्मर वांट्स क्लोथ अगेंस्ट हिज वीट्स, अब फार्मर को चाहिए उसके वीट की जगह पे क्लोथ चाहिए। वीवर वांट्स शूज अगेंस्ट क्लोथ, वीवर को शूज चाहिए, ठीक। एंड शू मेकर वांट्स वीट अगेंस्ट शूज, ठीक। नाउ एक्सचेंज विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज द फार्मर डजंट वांट शूज। लेकिन फार्मर को तो शूज नहीं चाहिए, फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर को वीट चाहिए, तो शू मेकर वाला कहाँ जाएगा, ठीक ना। वीवर डजंट वीट, और वीवर को वीट नहीं चाहिए, एंड शू मेकर डजंट वांट क्लोथ, और शू मेकर को क्लोथ नहीं चाहिए, तो कैसे एक्सचेंज होगा, तीनों को जब तीनों का आवश्यकता रहेगा तब ना। शू मेकर को क्या चाहिए, यहाँ पर क्या था, वीवर वांट्स क्लोथ एंड शू मेकर वांट्स वीट, शू मेकर को वीट चाहिए, ठीक ना। एंड वीवर को क्या चाहिए था, वीवर वांट्स शूज, अलग अलग सभी को, ठीक है ना। अब वीवर को क्या वीट नहीं चाहिए, तो वीट कहाँ जाएगा, कैसे कौन एक्सचेंज करेगा, तो इस प्रकार से बहुत दिक्कत होता था। तो लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, वही कि दोनों रेडी नहीं हो पाते थे, दोनों मिल नहीं पाते थे एक जगह, तो हो गया डबल कोइंसिडेंस पहला। दूसरा था प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, अब बांट नहीं सकते। अब मान लीजिए आप एक घोड़ा लेके गए हॉर्स, तो हॉर्स को कितना केजी चावल से बांटिएगा, कैसे उसको काट के आधा आधा करिएगा, तो ये सब भी दिक्कत होता था। तो इसको भी देख लीजिए क्या बोल रहा है, देयर आर सर्टेन गुड्स विच इज़ नॉट डिविजिबल, कुछ गुड्स होते थे जो कि डिविजिबल नहीं होते थे, जिसको हम लोग बांट नहीं सकते थे। दे आर यूज हैज ए होल, जिसका यूज हमेशा पूर्ण रूप से होता था। दिस गुड्स कैन नॉट बी क्या है पीसेस, उनको टुकड़ा में नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ए हैज ए हॉर्स, यहाँ पे दे ही दिया एक के पास हॉर्स है, ठीक है ना। एंड ही वांट्स टू टेक शूज फ्रॉम बी, अब बी से वह क्या चाहता है, शूज जूता लेना चाहता है। तो द क्लोथ फ्रॉम द सी, एंड सी से क्लोथ लेना चाहता है, ठीक ना। एंड ट्रांजेक्शन विल बी इम्पॉसिबल बिकॉज ए कैन नॉट कट हिज हॉर्स इनटू पीसेस। अब सी से तो चाहिए उसको क्या क्लोथ, बी से उसको चाहिए जूता, तो जूता क्लोथ सब कैसे अपना घोड़ा को बांट के कैसे देगा, नहीं देगा, तो इसका भी प्रॉब्लम होता था, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं, मनी के रूप में हम लोग किसी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं था कि वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाइएगा। कैसे, वेल्थ कैन नॉट बी स्टोरेज फॉर द फ्यूचर इन टर्म ऑफ गुड्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स आर पेरिसेबल, सो वी कांट स्टोर क्या परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए कैसे गुड्स को स्टोर करिएगा, तो गुड्स बहुत सारे खराब होने वाले थे, पेरिसेबल रहते थे, बहुत सारे गुड्स खराब हो जाएंगे तो स्टोर भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी दिक्कत होता है स्टोर वैल्यू के लिए। पैसा वगैरह को स्टोर कर सकते हैं हम लोग पैसा को, ठीक है। आज कोई गुड्स नहीं खरीद रहा है, तो उसकी जगह पर हम लोग पैसा रख लेंगे, गुड्स नहीं खरीदेंगे तो बाद में खरीदेंगे, पैसा रख लेते हैं, तो फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं था। उसका लेक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, अब देखिए प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और लेक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू दोनों, यानी कि स्टोर भी नहीं कर सकते हैं वैल्यू को, गुड्स को स्टोर करिएगा तो दिक्कत है, खराब हो जाएगा, और मेजर भी नहीं कर सकते, कितना मनी के रूप में तो मेजर कर लेंगे, अब यहाँ पे मेजर करना मुश्किल होता था। ऑल द गुड्स नोट्स हैव द इक्वल वैल्यू, सारे गुड्स का वैल्यू इक्वल नहीं था। आज तो मनी के टर्म में किसी का 10 रुपये किसी का 20 रुपये कर लिए, वहाँ पे किसका वैल्यू कितना मेजर करिएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत होता था। एंड इन दिस सिचुएशन इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट प्रोपोर्शन आर द टू गुड्स कैन बी एक्सचेंजेज, अब कितना प्रोपोर्शन में दो गुड्स को एक्सचेंज किया जाए, तो ये भी प्रॉब्लम होता था, कितना मैं आपको चावल दूँ कि आप कितना हमको क्या दीजिए क्लोथ दीजिएगा। मेजर ऑफ वैल्यू का भी दिक्कत था, और स्टोर ऑफ वैल्यू का भी दिक्कत था कि गुड्स को भी स्टोर कर लेते हैं, बाद में इसको हम परचेज करेंगे फ्यूचर में, ऐसा तो ऐसा भी नहीं हो पाता था, गुड्स वगैरह बहुत सारे खराब हो जाते थे, ठीक। तो सपोज ए गुड टू बी एक्सचेंज फॉर राइस, अब मानिए कि एक बकरी है उसको राइस के लिए एक्सचेंज कर रहा है,
ठीक, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड अमाउंट ऑफ राइस वर्थ एक गोट। एक गोट की कीमत के लिए कितना राइस को देना है, गोट की कीमत के लिए कितना राइस को देना है, तो भी डिफिकल्ट होता था। लेक ऑफ मेजर वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे। प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करना, किसी का वैल्यू का मनी के टर्म में स्टोर करेंगे, लेकिन गुड्स को वैल्यू को स्टोर करना वहाँ भी दिक्कत था। लास्ट में प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट क्या है, फ्यूचर पेमेंट। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिजिटल करेंसी के रूप में क्या, फ्यूचर पेमेंट बाद में कर देंगे। तो गुड्स जब खरीदिएगा तो बोलिए कि इसका पेमेंट हम बाद में करेंगे, तो बाद में तो गुड्स का वैल्यू घट सकता है, बढ़ सकता है, तो इसलिए नहीं हो पाता था। और बाद में गुड्स खराब भी हो जाते थे, तो फ्यूचर पेमेंट में भी दिक्कत होता था, तो नहीं हो पाता था। ये भी क्या है, इसको भी देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे, अगला दूसरा जो नोट्स है उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, देयर इज ए नो स्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस के गुड्स में कोई स्टेबिलिटी नहीं था, यानी कि गुड्स का प्राइस में कोई स्टेबिलिटी में एक प्राइस फिक्स ऐसा कुछ था नहीं, चेंज होता रहता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक द डिफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, बिकॉज डिफर्ड पेमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड फॉर आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट, तो कुछ दिनों हमको बाद देना है, तो यहाँ पे नहीं हो पाता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ डिफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, ठीक, बिकॉज डिफर्ड पेमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड फॉर आफ्टर लॉस। अब गुड्स, अब मान ली हम बोलेंगे उसको क्या 2 मंथ बाद हम इतना गुड्स देंगे, तो 2 मंथ बाद कितना गुड्स दीजिएगा, कितना चावल दीजिएगा, ठीक है ना। 2 मंथ बाद आपका चावल ख़राब भी हो सकता है, 2 मंथ बाद उस चावल का वैल्यू आगे पीछे भी हो सकता है, तो फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे। एंड रिगार्डिंग द प्रॉब्लम द बाटर सिस्टम हैज रिप्लेस्ड एंड मनी इमर्जेज हैज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम टू मेक एक्सचेंज एंड ईजी एंड प्रोवाइड और स्टोर फैसिलिटी। और मनी बहुत कुछ हम लोग को प्रोवाइड किया, स्टोर फैसिलिटी प्रोवाइड किया, ठीक है ना, मेजर वैल्यू प्रोवाइड किया, डिफर्ड पेमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है ना, डबल कोइंसिडेंस को ख़त्म किया। तो बाटर सिस्टम बहुत सारी डिफिकल्टी थी, और सारे डिफिकल्टी को ख़त्म कौन करता है, मनी। तो आइए मनी का डिफिनेशन चलेंगे, और टाइप्स ऑफ मनी वगैरह जो भी होगा तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर इस नोट्स को फॉलो करते हैं तो जल्दी कंप्लीट भी नहीं होगा, बहुत टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा दिया इसमें, और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछला बार मैंने इस नोट्स को फॉलो किया था, तो बहुत सारे टॉपिक छूट गए थे, उसको अलग से पढ़ने पड़ा था, इसीलिए आप लोग को छूटे नहीं, इसलिए एनसीईआरटी की ओर चलते हैं और डायरेक्ट उसी नोट्स को ओपन करते हैं। ओके, चलिए आ गया। इस नोट्स में क्या है, एनसीईआरटी का ये नोट्स है, इसमें आपका टू द पॉइंट है, उतना ही है जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो पहला क्या है, मीनिंग ऑफ मनी। तो डिफिनेशन देखेंगे और उतना ही पढ़िए कि जितना एग्जाम, देखिए अभी टाइम बहुत कम है, तो जितना जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट मीनिंग ऑफ मनी हम लोग देख चुके थे, फिर भी देखेंगे और यहाँ से रिकॉल करते चलेंगे। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी होगा, वहाँ पे देखे थे मनी इज द मैटर, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड है द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि आमतौर पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर भी करता है। जो बाटर सिस्टम में डिफिकल्टी थी, ये सारे डिफिकल्टी को ख़त्म करता है मनी। और स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। एंड एज ए हैज़ मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। देखिए डिफर्ड पेमेंट सारा का सारा काम यहाँ पे हो रहा है मनी के तो हर एक तरह से इसको एक्सेप्ट किया गया है। दिस जनरली एक्सेप्टेड है द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एज मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो सारे के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग मनी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। मनी का आज तो मनी का बहुत सारे काम भी हो गए हैं ना, इतना लोड दिए हैं उस पर, तो उसका काम हो गया। तो मनी के काम को हम लोग ज़्यादातर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 कैटेगरी होता है, लेकिन 2 ही पढ़ना है इंपॉर्टेंट रूप से। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ना हम लोग को, ठीक है। एग्जाम में वही पूछता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फंक्शन ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 कैटेगरी। उस जो पिछला नोट था उसमें 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो बस उतना ही पढ़िए जितना काम है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। आगे पढ़िएगा इकोनॉमिक्स लेके, तो आगे डीप पे पढ़िएगा। अभी बस 12 में उतना ही पढ़िए जितना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहे, ठीक, क्योंकि रिजल्ट बेस्ट करना है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर का यूनिट ऑफ वैल्यू, या मेजर का ही फिर यूनिट ऑफ वैल्यू, तो दोनों प्राइमरी है, पूछता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पूछता है। तो प्राइमरी पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, पहला को देख लेते हैं कि क्या होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट कैन बी यूज्ड इन द मेकिंग पेमेंट फॉर द ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सारे गुड्स एंड सर्विस का जो ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उसमें इसका हम लोग यूज करते हैं पेमेंट के रूप में। तो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। दूसरा, इट हेल्प इन द इट हेल्प्स इन द मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को मेजर करता है, कौन गुड्स का कितना वैल्यू है ना, तो मनी बताता है कि इसका 10 रुपये, इसका 20 रुपये, इस सर्विस का इतना रेट देंगे, इसको इतना देंगे, तो दोनों का मेजर ऑफ वैल्यू कर देता है। एंड द वैल्यू यूजुअली हैज़ ए प्राइस, ज़्यादातर वैल्यू प्राइस के रूप में रहता है, ठीक। आफ्टर द नोइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स इन द सिंगल यूनिट प्राइस एक्सचेंज मनी ईजी। अब एक यूनिट में प्राइस के रूप में अगर हम लोग
जान जाते हैं वैल्यू आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है ना, इन ए सिंगल यूनिट एक्सचेंज बिकम ईजी। अब एक्सचेंज क्या होता है, आसान हो जाता है। इसके लिए इतना पैसा देना है, इसके लिए इतना पैसा देना है, तो दोनों काम इसका प्राइमरी फंक्शन में। और प्राइमरी फंक्शन के बाद देखेंगे सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना काम उतना ही दिया है तो बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा हम लोग को नहीं भटकना है। तो सेकेंडरी फंक्शन में देखिए क्या क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर पेमेंट हम लोग बोलते हैं इसको। डिफर्ड पेमेंट रेफर्स टू दोज पेमेंट विच इज आर मेड टू, क्या है, मेड टू बी मेड इन सॉरी विच आर टू बी मेड इन नियर फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर हमको पेमेंट करना है तो उसको यहाँ भी इसका काम होता है कि स्टैंडर्ड पेमेंट, क्या बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट के रूप में ही मनी काम करती है। कैसे, मनी एक्ट है द स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। देखिए बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हम लोग फ्यूचर पेमेंट मनी से कर सकते हैं। कैसे, पहला, वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट कंपेयर टू अदर कमोडिटी। कोई और कमोडिटी का वैल्यू और मनी का वैल्यू मिलाइएगा तो ज़्यादा या कम हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब यही है कि मनी का जो वैल्यू है ना कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। मनी का 50 रुपये का जितना वैल्यू है तो ज़्यादा कम वैल्यू नहीं, जो फिक्स है तो फिक्स ही रहता है कंपेयर टू अदर कमोडिटी, ठीक। मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरली, क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी की एक और गुण है कि उसको सभी को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद मनी इज द मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू अदर कमोडिटी। और कमोडिटी से कंपेयर करिएगा तो मनी आपका ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा दिन तक चलने वाला चीज़ है, क्योंकि मनी हमेशा चेंज नहीं ना होता है। मान ली नरेंद्र मोदी जी चेंज किए थे 500 1000 का नोट, तो बहुत दिन बाद चेंज हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादातर ये कांस्टेंट ही रहता है। तो लेस और मोर कांस्टेंट करने का मतलब वही है कि ज़्यादातर ये कांस्टेंट ही रहता है, और साथ ही साथ इसका वैल्यू सभी को एक्सेप्ट करते हैं, और इसका क्या है, ड्यूरेबल है, मोर ड्यूरेबल गुड्स है। कि 3 कारण के कारण स्टैंडर्ड पेमेंट में हम लोग को आसानी मिलता है। और साथ ही साथ स्टोर ऑफ वैल्यू, प्राइमरी में था मेजर ऑफ वैल्यू और सेकेंडरी में है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी स्टोर एंड डज नॉट, क्या है, लूज वैल्यू। मनी को स्टोर कर सकते हैं, और मनी कभी भी पैसा को लूज नहीं करता है, अपने वैल्यू को लूज नहीं करता है, डज नॉट लूज वैल्यू। मान ली 500 रुपये हम रखे हैं पैकेट में, उसका वैल्यू तो कम होगा नहीं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू में काम करता है। मनी एक्ट हैज स्टोर ऑफ वैल्यू ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। बहुत सारे रीजन है जिससे मनी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज किया जाता है। पहला, मनी एक्ट हैज द स्टोर ऑफ वैल्यू ड्यू टू फॉलोइंग। फर्स्ट, इट इज ईजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर। स्टोर करने में आसानी है। अब आपको एक ड्राम, बड़ा ड्राम में चावल को स्टोर करना है और 10,000 रुपया को स्टोर करना है, तो कौन स्टोर करने में आसानी होगा, कौन इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल भी होगा, आसानी भी होगा, आर्थिक रूप से, दोनों रूप से। तो आपका फर्स्ट काम। सेकंड क्या है, मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। वही बात कि सभी इसको एक्सेप्ट करते, इसीलिए मेरिट दोनों में आ गया। और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है। यही दोनों के कारण आपको इतना नहीं लिखना है, सेकेंडरी में 2 ही लिखना है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड वैल्यू ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बस सेकेंडरी में ये 2 फंक्शन होता है। इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। लॉन्ग में देता तो करिएगा ना, तो लॉन्ग में नहीं देता तो पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी फंक्शन या व्हाट इज द सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। तो इसको कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि ड्रॉबैक, आगे का जो टॉपिक है इसमें बोल रहा है मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ, क्या है, बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम को ड्रॉबैक को ख़त्म किया। कैसे, पहला था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो करने में दिक्कत होता था, डबल कोइंसिडेंस का जो प्रॉब्लम था उसको ख़त्म किया। मनी हैज़ रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल सिस्टम। डबल सिस्टम का जो मेन डिफिकल्टी था उसको समाप्त किया, पहला। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर करके नाप सकते हैं, माप सकते हैं उसको, ठीक। तो वैल्यू को मेजर हो गया। मनी हैज़ बिकम द मेजरिंग रॉड और टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है ना, एंड द सर्विसेज एंड इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ प्राइस। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को किसमें, वैल्यू के रूप में, उसको प्राइस को एज ए प्राइस उसको वैल्यू कर देता है, तो ये भी काम खत्म हो गया, ठीक ना। प्राइस के रूप में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू को मेजर कर देता है। उसके बाद और स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। क्या पैसा को स्टोर करना है तो क्या कोई दिक्कत है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट है, बहुत सुविधाजनक होता है, ईजी होता है, एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर द वैल्यू एंड हैज़ गुड जनरली एक्सेप्टेबिलिटी विच इज द लेकिंग ऑफ इन द बाटर सिस्टम। जो बाटर सिस्टम जो कमी थी वैसे कमियों को खत्म करते हुए अब इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, स्टोर कर सकते हैं सब कुछ। तो मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी फंक्शन, मेजर प्राइमरी फंक्शन, ठीक है ना। डिफर्ड पेमेंट सेकेंडरी फंक्शन, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन। तो याद रखिएगा, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, और जो डिफिकल्टी को ख़त्म किया तो वही सब फंक्शन के रूप में मनी से हम लोग देखते हैं, ख़त्म काम करते हैं। चलिए इसके बाद
स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट, तो ये भी बाटर सिस्टम का प्रॉब्लम था, जिसको भी खत्म किया। क्या था? मनी है द सिंप्लीफाई द बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑफ द ऑपरेशन। अब उधार लेना उधार देना दोनों का काम खत्म किया, बीच इज डिफिकल्ट अंडर द बाटर सिस्टम एंड इट आल्सो इनकरेज द कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए बाटर सिस्टम में जो दिक्कत था, उधार लेना उधार देना, अब कहते थे कि आप सामान दीजिए बाद में हमको उधार, तो वहाँ दिक्कत है ना, गुड्स लेना गुड्स को देना, तो फ्यूचर में कितना गुड्स देंगे कितना गुड्स नहीं देंगे, कितना गुड्स मेरा खराब हो जाएगा कितना बर्बाद हो जाएगा, उस गुड्स का उतना वैल्यू फिर रहेगा नहीं रहेगा मार्केट में, इस टाइप से था ना, वैल्यू घटते बढ़ता था। अब पैसा में तो वैल्यू घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो वहाँ पे मेजर और वैल्यू फिक्स नहीं था, यहाँ पे मेजर और वैल्यू दिक्कत होता था ना, ठीक है ना, और स्टोर और वैल्यू भी और मेजर और वैल्यू दोनों, तो लेन देन दिक्कत होता था। और साथ ही साथ इनकरेज द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए कैपिटल फॉर्मेशन है पूंजीगत वस्तु का निर्माण, जैसे कि आपको रोड बनाना है, रेलवे बनाना है, मशीन खरीदना है, तो ये सब काम करना है, कुछ कैपिटल गाड़ी खरीदना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? लोन पे काम कर सकते हैं। तो लोन क्या है? एक तरह से डिफर्ड पेमेंट है, आप दीजिए हम लोग बाद में पैसा देंगे, ठीक है ना। तो बाद में पैसा देने का क्या, जो वैल्यू मेजर वैल्यू है तो मनी का जो वैल्यू है तो कम बेसी होगा नहीं, तो इसीलिए बहुत सुविधा हो गया, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट वगैरह सब कुछ काम होने लगा अच्छे से, ठीक है ना। आज का एक और टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो क्या था? मनी सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछेगा मनी सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज मनी सप्लाई, राइट ऑल टाइप ऑफ मनी सप्लाई, जितने भी सब कुछ। तो मनी सप्लाई क्या है? रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी, मनी का सारे वैल्यू हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी या इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक खास पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा या वैल्यू ऑफ मनी, सारे मेनू का कितना मनी का कितना वैल्यू है, हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के द्वारा कितना पैसा एकत्रित है, कितना जनता के हाथों में पैसा है, सिंपल रूप में कहिए जनता के हाथ में कितना पैसा है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय इस टाइम में कितना पैसा लोगों के हाथ में है, तो उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई, यानी मार्केट में कितना मनी अवेलेबल है, इस रूप से कहिएगा तो उसको मनी सप्लाई हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों द्वारा जो करेंसी हाथ में रखा हुआ है सो। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट, बैंक में वैसा डिपॉजिट होता है ना जिसको हम लोग कभी भी डिमांड कर निकाल सकते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो कि नहीं निकाल सकते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट वैसा डिपॉजिट होता है जो कि बार बार हम लोग उसको निकाल सकते हैं, इसी चैप्टर में पढ़िएगा, अगर टॉपिक छूटा होगा तो उस नोट्स में देखेंगे वहाँ पर दिया होगा। और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इतना आपका एम1 में आता है, करंट हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, याद हो गया। सेकंड है आपका M2, तो M2 में क्या होगा? M1 प्लस, M1 को तो रखेंगे ही, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो भी डिपॉजिट वहाँ पे किए हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, तो उस सभी को M1 के साथ। तो इसके बाद क्या था? डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस हो गया। इसके बाद M3, फिर M3 में क्या होगा? M1 जो पहले का था प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक के साथ जो भी टाइम डिपॉजिट है। M2 भी होगा ना, M2 यहाँ पर छोड़ दिया, तो एक सेकेंड, M1 प्लस, यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है, M2 होगा, यहाँ पर M2 होगा, M1 नहीं, M1 तो फर्स्ट में M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक के साथ कुछ टाइम डिपॉजिट जो फिक्स करते हैं उसका भी। ये सब डिपॉजिट क्या क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सब मनी है, बैंकिंग में पढ़ना है, शायद इस नोट्स में नहीं दिया होगा तो उस नोट्स में देखते हैं, वहाँ से होगा तो उसको बता देंगे, ठीक है। नहीं तो शायद बैलेंस ऑफ पेमेंट में होगा, पढ़ना है, लेकिन क्लास 12 हम लोग पढ़े थे तो देखेंगे होगा तो बताएंगे उसको, ठीक है। इसके बाद M4 में क्या है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे M3 ऐड कर देंगे, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस शोविंग क्या है? एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक होता है, तो इसको छोड़कर, इसके बारे में डिटेल आपको गूगल वगैरह करके देखिएगा क्या होता है, ठीक। NSC को छोड़कर बाकी इसको जो भी होता है, तो यहाँ पे सब, इसमें सब, तो यहाँ पर दोबारा हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसको एक्सक्लूड करते हटा देते हैं, ठीक है ना। NSC को हटा के उसके बाद फिर ऐड करेंगे, तो इतना कुछ हो गया। तो इसको याद रखना होगा मनी सप्लाई को, फर्स्ट में M1 के साथ क्या होगा, फिर M2 के साथ क्या होगा, M3 का क्या होगा, वहाँ पर देखते क्लियर होगा। तो इसके बाद सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद हाई पाउंड मनी रेफर टू द करेंसी विद द पब्लिक नोट्स प्लस कॉइन्स एंड कैश रिजर्व, एक सेकेंड, कैश रिजर्व विथ बैंक। तो हाई पावर मनी का रेफर टू करेंसी विथ पब्लिक नोट्स एंड कॉइन्स एंड कैश रिजर्व ऑफ बैंक। तो इतना कुछ मतलब क्या क्या होता है? हाई पावर कैश मनी क्या है? करेंसी जो लोगों के पास होता है एंड कैश रिजर्व विथ बैंक, तो सभी को ऐड करके तो मनी सप्लाई निकलता है। तो मनी सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मनी क्रेडिट क्रिएशन, ये तो लॉन्ग क्यूशन फिक्स है,
ये तो यहाँ से लोन क्वेश्चन फिक्स है। देखिए इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे। आज का वीडियो बस आधा घंटा का होने ही वाला है, कुछ वहाँ से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म करेंगे। और यहाँ से देखिए जो है ना दिया, यहाँ पर दिया हुआ इतना डिटेल में आपको उस नोट्स में नहीं दिया, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। लोन क्वेश्चन ने पिछले बार भी दिया था मनी क्रिएशन, एंड अभी भी देगा मनी मल्टीप्लाई। तो कल से हम लोग देखेंगे आगे का जो भी, ठीक है ना। RL CRL ये सभी वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको फॉलो करें। छोटा ही कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं थोड़ा सा कुछ वहाँ से बताते हैं, उसके बाद क्लास को इन करेंगे। देखिए यहाँ पे मनी सप्लाई अच्छा से दिया हुआ है, इसको देखिएगा, ठीक, वहाँ से समझ में नहीं आएगा। देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। पहला है M1 C प्लस DD प्लस OD। M1 में क्या क्या था, C मैंने होता है करंट हेल्ड बाई पब्लिक, DD मैंने नेट डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, और उसके बाद OD मैंने अदर डिपॉजिट विथ RBI। कितना आपका M1 M2 में क्या, M1 प्लस सेविंग और डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, वही है, लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए CDD OD कर दिया, ठीक है ना। अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और करंट, इस टाइप से याद रखने में आसानी होता है। फिर उसके बाद M3, तो M3 में आपका वही M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, और M4 में क्या है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग एंड NSC को छोड़कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया काम क्लियर। इसके बाद कॉमर्शियल बैंक से हम लोग आगे देखेंगे, और कल यहीं से स्टार्ट करेंगे कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है ना। यहाँ में कुछ टर्म नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है ना। यहाँ पे कॉन्जिएंट फॉर्म ऑफ मनी सब नहीं देता है, गारंटी नहीं देगा, इसीलिए सबको नहीं पढ़ा, झूठे को टाइम वेस्ट है, बेकार चीज़ है, ठीक है ना। ट्रांसफर मनी, डिवोल्यूशन ऑफ मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, क्या क्या है, ऐसा नोट्स को भेज देंगे, पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक से कल स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद कॉमर्शियल में ये सब चीज़ ठीक है, ये सब पढ़ने लायक है। जो कॉमर्शियल बैंक के बारे में उस नोट्स में नहीं दिया है, तो दोनों को मिलाकर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट जिसमें है तो उसको छोड़ देंगे, पढ़ा देंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट है ना, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, जिसके बारे में बात कर रहे थे तो सब यहाँ पे दिया हुआ है। बात कर रहे थे ना कि सब पढ़ना है मनी में, तो ये सबको कल से हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन, देखिए क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे डिमांड लोन, जो भी शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट क्रिएशन। देखिए क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे केवल थ्योरी में थोड़ा सा दे दिया है, बस इतना ही हम लोग पढ़ गए थे, बहुत दिक्कत हो गया था एग्जामिनेशन में। फिर अलग से लॉन्ग में आता है क्रेडिट क्रिएशन कैसे कैसे बैंक करती है, तो क्रेडिट क्रिएशन का दिया है उस नोट्स में, वो NCERT का नोट्स ही हमारे कॉलेज का नोट्स है, ठीक है ना, सर का। तो दोनों मिलाकर, ताकि हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कुछ छूटे भी नहीं। तो क्रेडिट क्रिएशन देख रहे हैं यहाँ पे केवल थ्योरी में, वहाँ पे टेबल डायग्राम है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको बताएंगे, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है छाट के उसको कल हम लोग करेंगे, और उसको बताएंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है एजेंसी फंक्शन जो भी, तो उसके बाद सेंट्रल बैंक होगा, और डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देख लेंगे रिजर्व बैंक RBI के बारे में, और डिफरेंट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना। तो डिफरेंट बिटवीन कॉमर्शियल एंड RBI को आज पढ़ा देते हैं, क्योंकि कल वीडियो शायद बड़ा हो जाएगा, अभी टाइम है थोड़ा सा, तो RBI को आज पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और दोनों को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद या फिर ख़त्म नहीं करेंगे, कल ही ख़त्म करेंगे सारे को, कल ही चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। कल कॉमर्शियल बैंक से चलेंगे, सॉरी मनी क्रिएशन जो वहाँ पर था, उसके बाद कॉमर्शियल बैंक पढ़ाएंगे, और जो ही बचेगा तो उसको भी ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। तो पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, बोलिएगा एक ही नोट्स को फॉलो करेंगे, हम सोचेंगे नहीं सब कुछ पढ़ा दे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों को भेज देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारा टॉपिक को इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ा देंगे, जो है, बाकी आप लोग खुद से पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा देंगे। आज कॉमर्शियल बैंक को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ उस नोट्स में छोड़े थे जो क्या है मनी क्रेडिट क्रिएशन, तो क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक का ही काम है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो नहीं बनाया, तो थोड़ा सा बताते हैं। देखिए कॉमर्शियल बैंक की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल के पैसा का लेन देन काम करे उसको फाइनेंशियल बोलते हैं, ठीक। विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर पीपल, जो लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, एंड गिवन लोन एंड क्या परफॉर्म द वेरियस अदर फंक्शन, और लोगों को लोन भी देती है और बहुत सारे काम करती है। क्या क्या काम करती है फंक्शन में देखें, कॉमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन होता है, ठीक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बिकम ए बैंक ओनली ग्रांट्स लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बिकम ए बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक तभी बनेगा जब ग्रांट लोन, जब लोन प्रोवाइड करेगा तब। सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे क्या बात करिएगा, क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव्स भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन देती है, सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब फाइनेंशियल है, लेकिन सभी के सभी लोन नहीं देते हैं। तो जो लोन देंगे तो वही आपका बैंक बनेगा, लोन जो नहीं देगा तो बैंक नहीं बनता है, ठीक है। तो बात करते थे हम किसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी लोन देती है, तो केवल अपने आदमी को, एक्स्ट्रा को नहीं देती है, तो जो सभी को लोन देगा तो वही आपका क्या बोलते हैं बैंक बनता है, ठीक। इफ
इफ़ इट परफॉर्म ओनली वन फंक्शन, केवल वन काम करता है, इट इज नॉट कमर्शियल बैंक, तो केवल एक काम कर रहा है तो कमर्शियल बैंक है। ग्रांट लोन करे, ठीक है ना, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, और भी कमर्शियल बैंक का बहुत सारे काम होता है, तो नीचे में देखेंगे हम लोग फंक्शन में तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पोस्ट सेविंग बैंक, ठीक है ना, LIC UI, ये सब क्या है, ये सब आपका बैंक नहीं है, ये सब एक काम करता है। LIC क्या है, जो इंश्योरेंस का काम करता है। ये सब पोस्ट सेविंग बैंक केवल सेविंग का काम करता है, ठीक है ना, तो केवल सेविंग का काम करेगा, तो एक काम करेगा तो आपका बैंक के काम में नहीं आएगा। इट इज परफॉर्म इट इफ इट इज परफॉर्म ओनली वन फंक्शन, इट इज नॉट ए कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल देखेंगे हम लोग, 30 मिनट का वीडियो बन चुका है, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी आगे का डिस्कशन आगे से करेंगे। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।